हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन, जो आपका अक्टूबर 2024 में हुआ था। ठीक है, यानी कि पिछले महीने। तो इसके मैथमेटिक्स के यानी कि गणित के सेक्शन आपका जो है बी, यानी कि दीर्घ उत्तरीय सेक्शन बी में जो आपका लघु उत्तरीय है यानी कि शॉर्ट आंसर, इसको मैंने 1 से लेके 10 तक समझा दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने बारीकी से समझाया है। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें देखो यहाँ पर आपको जैसा कि मालूम है कि 11 से 15 ये आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पांचों क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, जिसमें से 11 नंबर क्वेश्चन यानी कि 11th क्वेश्चन आपका है द्विघात सूत्र, जिसको श्री ध्राचार्य नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि द्विघात सूत्र को स्थापित करें, यानी कि इसको एक तरीके से डेराइव करना है। ठीक है, द्विघात सूत्र जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको बनाना है, उसको फॉर्म करना है, उसको ड्राइव करना है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि यहाँ पर इंग्लिश में बोल रहा है कि एस्टैब्लिश क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, एस्टैब्लिश करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बना है वो आपको बना के दिखाना है। ठीक है बच्चों, देखो इस फॉर्मूले को जब हम निकालेंगे उसके पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आपने अपने मैथ्स की बुक में एक एक्सरसाइज बनाया होगा, जिसमें आप लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने क्या किया होगा, उसको स्क्वायर इसका मूल निकाला होगा। ठीक है, रूट निकाला होगा। यहाँ पर हम लोग उसी तरीके को इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या है कि अगर मान लो आपके पास कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, बनाना है, एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको यानी कि ये जो आपको दिया गया है इसको हम लोग एज अ मतलब किसी पॉलिनोमियल के स्क्वायर में लिखना है, यानी कि आपको स्क्वायर बनाना है इसमें। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a से भाग लगा देंगे इस पूरे इक्वेशन में। ठीक है, तो जब हम a से भाग लगाएंगे, देखो ax², ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें आपको क्या करना है, a से डिवाइड लगाना है, इधर भी आपको a से डिवाइड लगाना है और इधर भी आपको a से डिवाइड लगा देना है, और इधर भी आपको 0/a कर देना, मतलब a से डिवाइड लगा देना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, a तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0। इतना हो गया। अब यहां पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ x का होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2 आपको रखना ही रखना है, क्योंकि जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो उसमें a² प्लस 2ab होता है, तो 2 तो आपको लिखना ही लिखना है। अब a कौन है यहाँ पर, तो a तो यहाँ पर आपका समझो कि x यानी कि 1 है, तो आप यहाँ पर सिर्फ x लिख दीजिए। ठीक है, इनटू, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लाना क्या है, यहाँ पर आपको लाना है b/ax। तो b/ax में हम लोग को तो x मिल गया है, बट यहाँ पर 2 है नहीं, तो डिवाइड भी हम लोग को 2 से करना होगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब देखो कि यहाँ पर आपको लाना है b/a, तो b/a कैसे लाओगे, तो यहाँ रखोगे b और यहाँ रखोगे a। बात समझ में आ गई, यहाँ रखोगे b, यहाँ रखोगे a। तो देखो अब इसको जब गुना करोगे तो 2 कैंसिल हो गया, तो 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, xb/a, xb/a। ठीक है, यानी कि b/ax हो जाएगा। अब ये देखो कि यहाँ पर इस चीज को तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, तो अब हमारे पास एक चीज आ गया कि a² यानी कि x² प्लस 2xy। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, a² प्लस 2ab, तो a² ये हो गया 2ab, मतलब a आपके पास x है और b आपके पास निकल के आ गया b/2 है। अब फॉर्मूले में होता है a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब b तो आपके पास ये है, तो b/2a का होल स्क्वायर। लेकिन देखो ये तो हमारे इक्वेशन में ये था नहीं, हमने अलग से अपनी मर्जी से डाल दिया है। तो अपनी मर्जी से हम डाल तो दिया है, लेकिन हम इसके खिलाफ नहीं जाएंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसलिए इसको बैलेंस, इसको बना के रखने के लिए ये हमारे पास जरूरी है, लेकिन इसको हमें लिखना तो है, लेकिन इसमें हम ऐड नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, इसलिए हम क्या करेंगे, इतना घटा देंगे।
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो आपका फिर इक्वेशन यही रह जाएगा। अब उसके बाद है प्लस सी ए, तो प्लस सी ए आपको लिख देना है बराबर 0। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये यहां से लेके यहां तक ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए तो आपके पास ये हो गया और बी आपके पास हो गया बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका कितना बचा बी, या ऐसे करो कि इसको आप उधर लेके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उधर भी लेके जा सकते हो, ठीक है। कैसे लेके जाओगे, देखो यहाँ पर आप बराबर कर दो और ये जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस सी बाई ए। तो बच्चों क्या बन जाएगा यहाँ पर से x प्लस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत हो फौरन आप हमसे पूछ लीजिएगा, b बाई 2a, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4a स्क्वायर माइनस सी बट्टा ए। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, और a का जब एलसीएम लोगे तो 4a स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो यहां तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस a से जब भाग लगाओगे तो क्या बन जाएगा, a से जब 4a स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो हमें आएगा 4a, अब 4a को जब c से गुना कर देंगे तो 4ac हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a, और ये जो स्क्वायर है ना इसको हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा बट्टा 4a स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर का वर्गमूल यानी के स्क्वायर रूट। तो ये आपका बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये हो जाएगा रूट में बट्टा 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और a स्क्वायर जब बाहर आएगा तो a हो जाएगा, मतलब ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जब ये चीज आपके पास हो गई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर और ये वगैरह वगैरह जो भी है ये आ गया आपका, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जब हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आया, यहाँ रूट है ना, तो ये जो रूट है ना ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में हो सकता है, ये याद रखो, प्लस माइनस आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब ये जो b बाई 2a है ना ये जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस b बाई 2a, ठीक है। और बीच में आपके कौन सा साइन है प्लस माइनस, और यहाँ आ जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हो गई कि जब ये आप देखो यहाँ पर इसको एक बार नहीं तो और भी आप कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या कि जैसे x बराबर आप इसको लिख सकते हो 2a नीचे में और यहाँ हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और यही देखो आप अगर देखोगे किताब में अपने तो यही आपका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। यही आपका क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि द्विघात सूत्र, यही इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज आपके सामने आ गई, क्या आ गई कि एक आपको प्लस वाला एक एक्स हो जाएगा और एक आपका माइनस वाला एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके पास मूल कितने हो गए, तो मूल आपके पास 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा आपके पास हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसके जो मूल होंगे वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर ये 4 है, ठीक है, 4ac बाई 2 है, ठीक है। एक बार आपको प्लस कर देना है, एक बार आपको माइनस कर देना है, ओके। इसके बाद जो आपका 12वां क्वेश्चन है इसमें कहता है साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, यानी कि जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनकी जो वैल्यू है वो आपको साइन थीटा के रूप में निकालनी है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा तो आपका साइन थीटा में है ही, मतलब तो साइन थीटा को लिखने की जरूरत है ही नहीं, बट फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा आपका साइन थीटा है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबको हमें साइन थीटा के रूप में लिखना है। तो साइन थीटा तो आपका हो गया साइन थीटा के रूप में। इसके बाद नंबर आता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा कैसे बनाएंगे, देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो यहाँ पर से हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा √1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, ये कॉस थीटा बराबर √, ये साइन थीटा के इसमें आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे √1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा को कैसे लिखेंगे हम? तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं √1 माइनस साइन थीटा। तो ये आपका हो गया टेन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, जो कि हमने टेन थीटा को हमने साइन थीटा के रूप में लिखा है। इसके बाद आपका आ जाता है टेन के बाद आप ले लीजिए कॉट। तो कॉट तो आपका इसका उल्टा ही हो जाएगा √1 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाई टेन थीटा या फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा के ऊपर वैल्यू हमने रख दी, नीचे में साइन थीटा की वैल्यू रख दी। तो ये हो गया कॉट थीटा का। इसके बाद आपका आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 बटा कॉस थीटा, यानी कि 1 बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद आप बचता है आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 बटा साइन थीटा। अब 1 बाई साइन थीटा, मतलब साइन थीटा तो है ऑलरेडी, तो इसको करने की जरूरत है ही नहीं, बस हो गया आपका। देखो जितना भी यहाँ पर देखो कॉसेक थीटा भी साइन थीटा के पद में लिखा गया, सेक थीटा भी आपका साइन थीटा के रूप में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉट थीटा भी लिखा गया, टेन थीटा भी लिखा गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा था कि साइन थीटा के रूप में लिखने के लिए, वो मैंने लिख दिया है। अब यहां पर आपका क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपके बुक में एग्जांपल दिया गया, आप उसको देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं इसको समझा देता हूं। अभी आपके बुक में दिया गया है उदाहरण 9, सिद्ध करें कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। आपको ऐसे बना लेना है। देखिए क्या क्या चीजें आपको लिखनी जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरी चीजें लिखनी है। ठीक है, यहां पर आप लोग लिखिएगा मान लें या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि जहां a और b क्या है, दो पूर्णांक हैं और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्या लिखिएगा, हम √3 एक परिमेय संख्या है जहां a और b पूर्णांक हैं तथा b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान रहे हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा यानी कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा a बट्टा b। यहां लिखेंगे जहां a तथा b पूर्णांक हैं तथा b 0 के बराबर नहीं है। ओके, और यहां पे लिख देना कि a और b क्या है, a और b सहअभाज्य हैं। ठीक है, और यहां पे लिख दीजिए माना, यानी कि हमने मान लिया कि सहअभाज्य है। ठीक है, अच्छा यहां तक लिखने के बाद आप देखो कि b को जब इधर लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, b √3 बराबर a, ये बन जाएगा आपका। अब यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो b √3 इसका स्क्वायर और इधर a का भी स्क्वायर, तो ये आपको बन जाएगा b स्क्वायर और √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हम लिख सकते हैं, देखो इसी को यहां पर बढ़ा के हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टा 3। देखो a स्क्वायर में हमने 3 से भाग लगाया तो हमें b स्क्वायर आया, यानी कि लिख सकते हैं अतः a स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है, यानी कि डिविजिबल है। ठीक है, विभाजित है। अब इसके बाद लिखेंगे कि जब a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी क्या होगा, a भी
3 से विभाजित होगा। अब ये चीज तो हमने लिख दिया कि ए भी 3 से विभाजित होगा, बट क्यों लिखा हमने, तो यहां पर लिख दिया पर में 1.3 द्वारा। ठीक है, ये चीज हमें पता चला है। अब जब हमने लिख दिया कि ए भी 3 से विभाजित होगा, तो मान लो कि ए कोई नंबर है, उसमें हमने 3 से भाग लगाया, तो कुछ भी तो आएगा भाग लगा के, तो मान लो सी आता है, यानी कि ए इज इक्वल टू हो गया 3c। तो इसका मतलब कि ए बराबर हमें निकल के आ गया 3c। अब ए की जो वैल्यू है ना उसको पुट कर देना है। क्या है, अब ए की वैल्यू जो है ना 3, सी कहां पे रखेंगे, तो देखिए यहां पर आपको दिया गया है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 3, तो ए की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर सकते हैं या इसमें पुट कर, किसी में पुट कर दीजिए। अगर हम इसमें पुट करते हैं 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर, यानी कि यहां से आपको क्या बन गया 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। तो 3 से तो कट जाएगा, 3 3 9, इनके बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटा 3 बराबर सी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर में भी 3 से डिवाइड लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर में 3 से भाग लग जाता है, यानी कि इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए बी भी क्या हो जाएगा 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब आपने ध्यान दिया, देखो यहां भी लिखा हुआ है ए भी 3 से विभाजित है, मतलब ए 3 से कट रहा है, 3 से भाग लग रहा है उसमें। ठीक है, पूरा पूरी। यहां बी में भी क्या हो रहा है 3 से विभाजित हो रहा है, इनके भाग लग रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहां लिखेंगे कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या मतलब हुआ इसका कि ए बी में ए का भी एक जो है भाग लगाने वाला 3 है, और बी में भी एक नंबर है 3 जिससे भाग लग जाएगा, मतलब ए और बी में कम से कम एक कॉमन फैक्टर हो गया जो कि 3 है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा यह इस तथ्य का विरोधाभास है, ए और बी सह अभाज्य हैं, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था कि ए और बी सह अभाज्य हैं, लेकिन यहाँ क्या है ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 तो हमें मिल ही गया है। अब और आगे हो या नहीं हो, बट 3 तो है ना एक, तो इसलिए हम लिखेंगे कि ये विरोधाभास, ये वाली लाइन आप लिख लीजिएगा, इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए और बी सहअभाज्य है। यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, हमने गलत मान लिया था। क्या माना था कि √3 एक परिमेय संख्या, ये गलत है, अतः √3 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक में भी सॉल्व किया होगा कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो cosec थीटा, तो इसको हम चेंज करते हैं 1 बाई साइन थीटा, और इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है। अब साइन थीटा को आपने क्या कर दिया, जब एलसीएम लिया तो साइन थीटा हो जाएगा इनके 1 माइनस cos थीटा, और इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर आपको ब्रैकेट में स्क्वायर रख देना है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, इसको 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो देखो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा RHS के बराबर आ गया ना, तो यहाँ पे लिखते हैं बराबर RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद कहता है कि धातु की एक ठोस घनाभ जिसकी बीमारी दी हुई 9 मीटर गुना 8 मीटर गुना 2 मीटर को पिघलाकर ठोस घन जिसका किनारा 2 मीटर है बनाया जाता है। इस तरह बने घनों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है कि इसका आयतन निकालना है और फिर इसका आयतन निकाल के उससे डिवाइड लगा देना है। ठीक है, देखो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि घनों की संख्या बराबर
घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, ठीक है, जो आपको घन बनाना है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर गुने 8 मीटर गुने 2 मीटर, और घन का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 4 जा, 2 से 2 2 जा, ठीक है, तो 9 दूना 18, ये मीटर इससे, ये मीटर इससे, ये मीटर इससे, मतलब कि 18 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको चाहते तो आप थोड़ा लंबा भी बना सकते थे कि ठोस घनाभ का आयतन जो है वो 9 मीटर गुने 6 मीटर गुने 2 मीटर 8 मीटर गुने 2 मीटर हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना है ठोस घन बनाना है, ठीक है। तो आपको लिखना था कि ठोस घन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, सॉरी, ठोस घन की त्रिज्या आपको तो 2 मीटर दिया ही हुआ है, तो आप लिखिएगा ठोस घन की त्रिज्या 2 मीटर, इसलिए जो घन है उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं 2 का होल क्यूब, यानी कि 2 to the 4 to the 8 हो जाता है, और फिर जितना आंसर हम लोग को आया हुआ था पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने 11 से लेकर 15 तक भी समझा दिया है। आई होप कि आप लोग अच्छी लगी होगी वीडियो। आप लोग बस इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि और भी बच्चे इससे फायदा उठा सकें, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।